हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोरस्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन की, जो हमने कल पढ़ा था ना चैप्टर हाशियाकृत लोग जो थे, हाशियाकरण। तो कल हमने ये पढ़ा था कि हाशियाकरण होता क्या है, उसमें कौन कौन से वो लोग हैं जो हाशियाकरण के शिकार हैं, या फिर कैसे ये कह सकते हैं कि उनको हाशियाकृत कर दिया गया है, मार्जिनलाइज कर दिया गया है, कि वो समाज का वो तबका जिसको अलग अलग थलग कर दिया गया है। ठीक है, वो अलग थलग पड़ गया है। तो कल हमने ये देखा था कि वो जो समाज थे, जैसे कि हमने उनका सर्वे भी देखा था, जैसे कि कुछ उसमें दलित जातियां भी थी, आदिवासी समूह भी था, और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, और साथ में ही महिलाएं भी थी। ठीक है, सिर्फ वो लोग ही नहीं, उनके साथ महिलाओं को भी बहुत सारी ऐसी जो भेदभाव वाले तरीके हैं इसी तरह के समाज में झेलने पड़ते हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन की, जो समाज में जो मार्जिनलाइजेशन है इससे निपटा कैसे गया है इन लोगों के द्वारा। ठीक है, जो भी ये जाति कबीले हैं, या फिर जो भी आदिवासी हैं, दलित हैं, या फिर मुस्लिम धर्म के लोग हैं, या फिर वो महिलाएं हैं, तो ये कैसे इन्होंने डील किया। ठीक है, इनको कैसे फेस किया, और इन लोगों ने क्या क्या वो थे स्टेप थे, ठीक है, कदम उठाए, कैसे इन्होंने संविधान का सहारा लिया, और कैसे जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए हुए हैं उनका वो कैसे इस्तेमाल करके इन्होंने डील किया। ठीक है, जो भी हाशियाकृत लोग हैं, तो इन्होंने बहुत सारे तरीकों को अपनाया। जैसा कि हमने पहले देखा था कि ये लोग थे, इनको इतना अलग थलग कर दिया गया था कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो हमें समाज में मिलती हैं, भले ही वो जॉब के लिए हो, या फिर कोई भी एजुकेशन लेनी हो हमें, या फिर कोई भी हमें सरकारी सुविधा लेनी हो, तो हर जगह ऐसा देखा गया था कि इनके साथ बड़ा ही भेदभाव किया जा रहा था। जैसे कि आदिवासी वाले कबीले थे, ठीक है, जो भी आदिवासी लोग थे उनसे ज़मीनें छीन ली जाती थी और उनको शहरों में ढकेल दिया जाता था, कि फिर वो लोग वहीं पर झुग्गियाँ झोपड़ियाँ स्लम एरिया में रहना शुरू कर देते थे। उनके जो घर हुआ करते थे, जो स्लम हुआ करती थी, और वहाँ पर जो उनके स्कूल हुआ करते थे वो इतने ज़्यादा दूर हुआ करते थे कि जो उनके बच्चे होते थे, ठीक है, बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते थे, जिनके कारण वो ऐसी सुविधाओं से बहुत ही ज़्यादा दूर चलते गए। तो इसी तरह हम ये देखेंगे कि कैसे उन्होंने जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्होंने कैसे संविधान का जो इस्तेमाल है उन्होंने किया। जो आदिवासी, दलित, मुस्लिम और महिलाएं हैं, इन लोगों ने कैसे उन्होंने दिखाया कि हम भी इसी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, हम भी उसी के लोग हैं, हमें भी ये अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे आप लोग हमारे से शुरू से ही भेदभाव करते आ रहे हो। तो इन्होंने ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे से ये दिखाने की कोशिश की, और हम कुछ लोगों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने इसमें इनका जो पक्ष है वो रखने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर कि इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स की। इन्होंने फंडामेंटल का जो राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा भी था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं कैसे हमारे संविधान में सभी को समानता का अधिकार देते हैं। ठीक है, जो हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, अगर किन्हीं के साथ भी भेदभाव होता है तो वो कैसे इन मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करके, यूज़ करके, वो संविधान में, जैसे कि अगर कोई भी उनके खिलाफ ऐसा कोई होता है कि कोई भी उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं, रिट लगा सकते हैं कि हमारे इन मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमारा प्रशासन साथ नहीं दे रहा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो ये लोगों ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने दिखाया कि फंडामेंटल राइट्स का जो इस्तेमाल था, इन्होंने ये दिखाया कि देखिए अभी भी हमारे साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है, आपको ये सभी ख़त्म कर देना चाहिए, और आपको ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये जो भी लोग थे जो वंचित रह गए थे, जो भी मार्जिनलाइज पीपल थे, ठीक है, लोग थे, इन्होंने दिखाया कि आपको इन नियम कानूनों को बहुत ही अच्छे ढंग से लागू भी करवाना पड़ेगा। नियम बनाने से क्या होता है अगर उनको कोई लागू ही ना करवाए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि नियम बनाने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने कहा है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनको बनाने का क्या फ़ायदा है अगर आप उनको कंप्लीट ही ना करवा पाएँ, जो एनफोर्स होता है, ठीक है, वो ही ना करवा पाएँ। जैसे कि आपने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस बहुत देखी होगी कि हमें वही बात आ गई ना, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की, या फिर अगर हम बात कर ले मिस्टर या मिसेस अंसारी की, जब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि उनको भी कितने सारे घरों में मना कर दिया था कि हम आपको घर नहीं देंगे। ठीक है, हालांकि वो पैसे देने को भी राजी थे। वही हमने पहले वाले चैप्टर में भी एक भीमराव अंबेडकर वाले जो हमने एक इवेंट पढ़ा था, उनमें भी उनको बताया गया था कि उनके साथ भी कितना भेदभाव किया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि, कितने सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। महिलाओं को पहले वैसे नहीं पढ़ने दिया जाता था कि हाँ अभी
महिलाएं पढ़कर क्या करेंगी, अगर इन ये पढ़ लिख गई तो ये दूसरे कामों हैं उनसे वंचित रह जाएंगी, इनका दिमाग फिर जाएगा, ऐसे वो सोचा करते थे उस टाइम पर लोग। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 17 है वो क्या कहता है, जैसा कि आपको पता ही है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमें क्या देता है, हमें इक्वालिटी का जो राइट है वो प्रदान करता है, जो समानता का अधिकार है। तो इसमें जो आर्टिकल 17 है, ठीक है, आर्टिकल जो 17 है वो हमें समानता का कैसे अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, जो राइट टू इक्वालिटी है। आर्टिकल 17 में ये कहते हैं कि अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, कि जो छुआछूत हमें देखने को मिलती है समाज में उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। तो इससे समानता की भावना कैसे आएगी, जैसे कि पहले के जो कुछ समूह के ऐसे लोग हुआ करते थे जिनके साथ ये जो प्रैक्टिस हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा की जाती थी, जैसे कि दलित हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप किसी पब्लिक फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो कहीं शिक्षा लेने जाते थे तो वहाँ पर उनके जो बच्चे दूसरी क्लास, उन्हीं के क्लास के जो बच्चे हुआ करते थे वो भी उनके साथ भेदभाव किया करते थे। तो परेशानी में इतना कुछ देखने के बाद वो स्कूल ही छोड़ देते थे। तो इसी तरह वो जो पब्लिक जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए, जो अवसर मिलने चाहिए, उनसे वो वंचित रह जाते हैं। तो इसमें ये भी हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 17 है वो क्या कहता है कि छुआछूत को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। अगर कोई पर्सन, ठीक है, इस प्रैक्टिस को करता पाया गया तो उसके खिलाफ क्या है, पनिशेबल क्राइम है, ठीक है, कि उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी और ये जुर्म है कि अगर आप किसी के साथ ऐसा उसके साथ व्यवहार करेंगे। और सबसे पहले हमने ये भी देखा था कि जो दलित होता है उसका मतलब क्या होता है। दलित पर्सन वैसे तो वो होते हैं जिनको जो बहुत ही टूट चुका हो, उसको जो सर्विसेज हैं, जैसे कि हमें सभी सर्विसेज मिल रही हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सुविधाएं हैं, पानी की सुविधा है, पढ़ने की सुविधा है, नौकरी लेने की जितनी भी फैसिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें जितनी मिल रही हैं वो इन लोगों को नहीं मिलती। इन लोगों को इसीलिए दलित कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने देखा होगा। तो हमारा आर्टिकल जो 15 है, ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप किसी भी पर्सन से कौन से ग्राउंड पर, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, जेंडर तो एक ही है, और प्लेस ऑफ बर्थ, कि इन जगहों पर आप इनके साथ, ठीक है, इन ग्राउंड्स पर आप किसी के साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट सिर्फ इन्हीं जगहों पर, ठीक है। कल को आप ये कह दो कि हाँ भी मेरा तो ये रिलीजन था, आपने मुझे पास नहीं किया सीटेट में या फिर किसी और एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आप कहोगे तो नहीं ना, ऐसा नहीं है, फिर उसमें भी उस हिसाब से तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप कम पढ़ लिख रहे हो, ठीक है, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको ऑब्वियस सी बात है फेल ही करेंगे। कल को आप वहाँ पर आकर धरना देने लग जाओगे कि नहीं नहीं हमें भी पास करो, कि मैं तो महिला हूँ, मैं तो भी पुरुष हूँ, आप जेंडर के नाम पर या फिर और भी बहुत सारे आप दिखा सकते हो कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ कुछ ग्राउंड्स हैं, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इन प्लेसेस पर आपके साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ये एक बात थी। और यहाँ पर हम ये देखने को मिलेंगे कि जो दलित होते हैं, ठीक है, इनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो हमारे संविधान में बहुत सारे हमें इनको अधिकार दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लें तो, ठीक है, आपको रिजर्वेशन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इनको क्या दिया जाता है, इनको एक स्पेशल राइट दिए जाते हैं जिनके कारण इनके साथ कोई भेदभाव ना किया जा सके। मतलब कहने का ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, वो सभी के लिए अवेलेबल हैं। इसका मतलब तो यही है कि सबको समान अधिकार है। जैसे कि अगर आप वोट देने का अधिकार देखें, ठीक है, वोट देने का अधिकार तो सबको एक ही है ना, कि आप जो अमीर पर्सन है या फिर किसी और रिलीजन का पर्सन है उसको भी वोट देने का अधिकार सिर्फ एक बार है, और जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, ठीक है, उनको भी वोट देने का अधिकार सिर्फ एक ही है, ठीक है। मतलब ये कि हर पर्सन को सिर्फ एक वोट मिला हुआ है कि वो अपनी सरकारें अपने दम पर चुन सकते हैं, सिर्फ उनके पास एक वोट है, जो भी उनको पर्सन अच्छा लगे। तो हमारे संविधान में भी ऐसी बहुत सारी बातें दी हुई हैं कि जो पर्सन है, ठीक है, कोई भी एक कल्चरल ग्रुप है कि वो डोमिनेट ना कर जाए, ठीक है। कल को आप ऐसा कहने लग जाओ कि हिंदुइज्म है, ठीक है, हिंदू लोग हैं, वो भारत में बहुत सारे हैं, ठीक है, आप कहेंगे कि डोमिनेट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इन लोगों के भी ऐसा है कि हमारे संविधान में ऐसा भी दिया हुआ है कि अगर आप माइनॉरिटी में हैं, ठीक है, तो आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप नए स्कूल संस्थान खोलवा सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप पंजाब में रह रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई स्कूल नहीं मिल रहा, ठीक है, आप गए किसी स्कूल में, आपको कोई स्कूल नहीं मिल रहा कि जहाँ पर आपको पंजाबी लैंग्वेज सिखाई जाती हो, ठीक है, तो सरकार ने ऐसे नियम कानून बनाए हुए हैं कि आप ऐसे स्कूल में डाल सकते हैं, या फिर जो इस धर्म के लोग हैं अपने स्कूल खोल सकते हैं, ठीक है, अपने ऐसे संस्थान खोल सकते हैं जहाँ पर आपको पंजाबी लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज में सिखाई जाती हो।
ठीक है। तो ये बहुत सारे आपको जो फिलोसफी में मिलेंगे जो इस बात का समर्थन करते हैं। गांधी, स्पेशली गांधी जी भी कहा करते थे कि जो हमारी मातृभाषा है, नेटिव लैंग्वेज है, उसको भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए आप लगभग स्कूल के टाइम में, ठीक है, स्कूल के टाइम में, स्कूलिंग के टाइम में आप अपनी नेटिव भाषा में जो अपनी एजुकेशन है उसको ले सकते हो। तो हमारे संविधान में इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। जो कबीर हुआ करते थे, आपको पता होगा कबीर संत हुआ करते थे, उन्होंने भी अपने कहानियों में, अपनी कविताएं हुआ करती थी, उनमें उन्होंने किनका विरोध किया था, ठीक है। जो लोग हायर कास्ट से बिलोंग करते थे वो क्या करते थे, वो डोमिनेट किया करते थे बाकी धर्म के लोगों पर। तो वो उनकी भी आलोचना बड़े अच्छे ढंग से किया करते थे। लॉ फॉर द मार्जिनलाइज्ड, कि जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो जिन लोगों को हाशियाकृत कर दिया गया है, उनके लिए भी कानून बनाए गए हैं, ठीक है, हमारे देश में। जैसे कि हमें बहुत सारे हमारे संविधान में देखने को मिल जाते हैं। कमेटी भी बनाई गई थी, ठीक है। जैसे कि हम अगर प्रीवियस चैप्टर में जाकर देखें तो वहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोगों पर एक सर्वे किया गया था, जिसको डॉक्टर राजेंद्र सच्चर कमेटी के नाम पर, जिनको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस टाइम, उनकी सरकार थी, तो उन्होंने वो कमेटी बिठाई थी कि रीज़न क्या है कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे। उनके पास पक्के हाउस या फिर कच्चा हाउस, इनकी संख्या आप देखो, पढ़े लिखे कितने हैं, वो लिटरेसी रेट देखो, ठीक है, सभी आप जानकारी लेकर आओ, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें जो उस धर्म के लोग थे वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे, या तो उनको सरकारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी, या तो उनको किसी का कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा था, मौके नहीं मिल पा रहे थे, या फिर उनकी जो पॉवर्टी थी, ठीक है, वो गरीब इतने थे कि वो अपने बच्चों को उन स्कूल में भेज नहीं सकते थे। जैसे कि स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि सारे बच्चे मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो तो मदरसे में भेजते हैं, बट कल वही सर्वे में हमें पता चला कि वो सिर्फ 4% थे, ठीक है। 4% जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो सिर्फ अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं, बाकी 66% हैं, ठीक है, वो सरकारी संस्थानों में भेजते हैं, 30% प्राइवेट संस्थानों में भेजते हैं। तो इसका ये देखकर हमें क्या पता लग रहा है कि जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है वो बहुत ही गलत है, और इसके लिए नियम कानून भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। सरकार के द्वारा इनको प्रमोट करने की भी कोशिश की जा रही है, जैसे कि प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, की जो सामाजिक न्याय है वो हमारे संविधान में दिया जा रहा है। जैसे कि दलित पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर फ्री सब्सिडीज हॉस्टल फॉर स्टूडेंट ऑफ दलित एंड आदिवासी कम्युनिटी, की जैसे कि आप ऐसा ना सोचे कि सिर्फ संविधान में ही आपको ऐसा संविधान में देखने को मिलेगा कि जो इक्वालिटी दी गई है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, आपको पता है ना 14 से 18 तक आपको समानता का अधिकार दिया हुआ है, धर्म का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, और कल्चरल आप एजुकेशन दे सकते हो किसी को, और आपके ये जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट भी किया गया है आर्टिकल 32 में, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसे कहते हैं। तो ये सिर्फ इन मौलिक अधिकारों से ही नहीं दिया गया, हालांकि हमें और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनाई जाती हैं ना। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि सिर्फ महिलाओं के फेवर में होती हैं कि महिलाओं को फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमने वही प्रीवियस चैप्टर में ये भी देखा था कि जो हमें एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलता है तो इसमें जो महिलाएं थी, ठीक है, अगर आज के डेट में हम कंपैरिजन करें तो उसमें जो पुरुषों के जो लिटरेसी रेट है वो तो काफ़ी बढ़ा है, बट वही महिलाओं का अगर हम देखें तो वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा जितना कि पुरुषों का तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है, जो लिटरेसी रेट है, जो कि आपको हमने देखा ही था। तो इसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा कि ऐसी नीतियाँ बनाई जाएं, जैसे कि इन्होंने सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स की, जैसे कि होते हैं ना, सब्सिडी भेज दी जाती है उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को, जैसे कि जो दलित या फिर आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको शिक्षा दी जाएगी और उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी, स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, जिनके कारण इनको ऐसी जो सिचुएशन है, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल रही हैं इनसे वो दूर ना रह पाएँ। तो इसी तरह जो सरकार है वो बहुत सारे कदम भी उठा रही है। तो ये भी एक अच्छे स्टेप हैं जो समाज का तबका है वो जो पीछे रह गया है उनको भी बाहर आने का मौका दिया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वो कैसे काम करती है, ठीक है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वो कैसे काम करती है। आपने बड़ा सुना होगा कि जो रिजर्वेशन होती है दी जाती है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो शेड्यूल कास्ट होती है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, इनके लिए आप देखेंगे किसी भी जॉब्स में या फिर किसी भी एजुकेशन में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, साइंस कॉलेज में, इनको क्या दिया जाता है, इनको स्पेशल रिजर्वेशन दी जाती है कि आप यहाँ पर रिजर्वेशन ले सकते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर आपको अच्छे से यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी और आपको स्कॉलरशिप भी बाकायदा यहाँ पर दी जाएगी। और आप ये ना समझें कि ये देकर, ठीक है, सरकार क्या कर रही है, सरकार किसी के साथ भेदभाव कर रही है, ठीक है। वो तो पहले से ही पीछे हैं, वो पहले पीछे रह गए हैं और उनको तो लेवल प्लेइंग पहले फील्ड दिया जा रहा है ना, कि
उनको तो पहले आपके साथ तो जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं इतने सालों से उनका शोषण हुआ, उनको मंदिरों में जाने की मनाही थी, ठीक है, वो कहीं पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते थे, तो वो समाज का ये तबका तो पहले से ही पीछे है, तो उनको लेवल प्लेइंग पहले फील्ड दिया जा रहा है, ठीक है, कि आप पहले साथ तो आ जाओ, फिर उसके बाद हम जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम रिजर्वेशन को भी ख़त्म कर देंगे, बट पहले आपको इतना एम्पावरमेंट तो इनकी कर दी जाए, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा कि जो कई कॉलेजों में हम देखते हैं कि कट ऑफ मार्क्स रिलीज़ कर दी जाती है, कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। आप भले ही ये देख लें कि जो जर्नल की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती हो, बट अगर वो वही SC ST के लिए भी तो कट ऑफ कर दी जाती है कि आपको भी इतने नंबर कम से कम चाहिए। अगर वहाँ पर आदिवासी या दलित स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर सबको एडमिशन देना तो मुमकिन है नहीं, ठीक है। उन्होंने तो वही स्टूडेंट रखने हैं जो इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा नहीं है। तो उस कॉलेज में दाखिला उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सिर्फ वो टॉप बच्चों में से आएंगे, तो वहाँ पर भी उन्हीं बच्चों को एडमिशन दी जाती है जो कि उस स्पेसिफिक मार्क्स को, जो क्वालिफाइड मार्क्स जो कट ऑफ में रख दी जाती है, उनको जो अचीव कर लेते हैं उनको ही एडमिशन दे दी जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, वो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिए जाते हैं। प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, ठीक है। तो हमारे संविधान में, ठीक है, इनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो हमारे कंट्री में काफ़ी लॉज बनाए गए हैं गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की। यहाँ पर बहुत सारे हमारे संविधान में ऐसे कानून बनाए गए हैं जो कि कोई भी भेदभाव किया जाता है या फिर किसी भी पर्सन का जो मार्जिनलाइज्ड है उनका शोषण किया जाए तो उनके खिलाफ क्या किया जाए, उनको एक लॉ प्रोवाइड किया जाए कि यहाँ पर कोई भी किसी के साथ भी भेदभाव हो रहा है तो वो कानून कोर्ट में जा सके, सुप्रीम कोर्ट में जा सके, हाई कोर्ट में जा सकें। अभी हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एक जकमालगुर एक गांव का नाम है, यहाँ पर जो लोग रहा करते थे कुछ त्यौहार मनाया करते थे। इस त्यौहार में अभी आपको अगर ये आप त्यौहार का नाम सुनेंगे ना कि इसमें किया क्या जाता था तो आपको बड़ी हैरानी होगी। तो यहाँ पर एक 5 सालों में एक यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता था जिसमें एक लोकल यहाँ पर देवता हुआ करते थे, ठीक है, डेटी एक देवी हुआ करती थी, उनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर जो पुजारी होते हैं ना वो वहाँ पर आया करते थे एंड फ्रॉम 20 नेबरिंग विलेज कम फॉर दिस 5 डे इवेंट, कि यहाँ पर जो पुजारी आया करते थे लगभग ये 5 दिन का ये इवेंट हुआ करता था, ठीक है, ये जो समारोह टाइप का हुआ करता था। और ये जो सेरेमनी हुआ करती थी, ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुआ करती थी, एक दलित कम्युनिटी से शुरू हुआ करती थी। यहाँ पर किया क्या जाता था मेन कि जो दलित कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे वो जिस घर में जो पंडित जाया करते थे ना उनके पैरों को धोकर उसी पानी से उसी दलित पर्सन को नहाना पड़ता था, ठीक है। तो आप सोच पा रहे हैं कि कितनी बेकार टाइप की एक सेरेमनी थी, ठीक है। अभी ये अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो कितनी बुरी चीज़ है वैसे। तो ये जकमालगुर जो नाम का एक गांव था, तो यहाँ पर एक पर्सन हुआ करते थे, ठीक है, एक रत्नाम फैमिली हुआ करती थी, रत्नाम फैमिली नाम था। तो उनके वो जो पहले पापा ने की थी, उनके परदादा ने जो ग्रैंडफादर हुआ करते थे वो इस सेरेमनी को पहले परफॉर्म कर चुके थे। अब बारी थी इनके बेटे की, ठीक है। थ्रू दे नेवर अलाउड टू एंटर टेम्पल, कि अब उनके वैसे तो बेटे की बारी थी और इन कम्युनिटी के लोगों को ना तो कभी मंदिर जाने की परमिशन दी जाती थी ना और कहीं और दूसरी जगह जा सकते थे। तो इस बार क्या हुआ, इस बार ना ये जो रत्नम नाम का जो पर्सन था इसकी टर्न थी। ये जो रत्नम था ये पढ़ा लिखा था, इसकी उम्र लगभग 20 साल थी और ये इंजीनियरिंग किया करता था, यहीं पास के कॉलेज में इसने इंजीनियरिंग की थी। तो इसने तो मना कर दिया, कहता कि मैं नहीं धोऊंगा इन पंडितों के पैर, मैं क्यों धोऊं, कि मैं ना धोऊंगा ना तो मैं नहाऊंगा, ठीक है। तो ये जब उन्होंने कहा ना तो जो हायर कास्ट के जो वहाँ पर लोग थे वो बड़े ही हैरान हो गए कि ऐसे कैसे नहीं करेगा तू। तो फिर उसने कहा कि मुझे नहीं इन चीज़ों में विश्वास, कि मैं नहीं करने वाला ये सारी बातें। तो इसके फैमिली के ही जो कुछ लोग थे ना वो इस पर गुस्सा होने लग गए कि यार ये मना क्यों कर रहा है, तो अगर ये मना करेगा तो हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा झेलना पड़ेगा। जो हायर कास्ट के लोग हैं ना, जो ऊंची जाति के लोग हैं, इनका गुस्सा हमें झेलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो गरीब लोग थे, दलित लोग थे जितने भी लोअर कास्ट के, ये इन्हीं जो बड़ी बड़ी कास्ट के जो लोग थे ना, हायर कास्ट के लोग थे, ये इन्हीं के घरों में काम किया करते थे, इनके खेतों में काम किया करते थे। तो फिर इनको डर था कि अगर ये मना करेगा तो फिर हमें ये काम करने से नहीं, फिर ये काम हमें देंगे नहीं, हमें भूखा मरना पड़ेगा। और ये जो पावरफुल कास्ट के जो लोग थे, ठीक है, जो शक्तिशाली वहाँ पर जो लोग थे वो भी हैरान हो गए। इन्होंने कहा कि इस लड़के में इतनी हिम्मत आ कैसे गई कि ये हमें मना कैसे कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी जो एजुकेशन सिस्टम है
इसने इसका दिमाग खराब कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, वो उन्होंने ना उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया, ठीक है। बहिष्कार तो आपको पता है ना, बॉयकॉट कर दिया इस रत्नम फैमिली का सभी लोगों ने। जो हायर कास्ट के लोग थे उन्होंने कहा कि इनसे अब कोई बात नहीं करेगा। और एक बार तो ऐसा हुआ कि इनके ना घर को आग लगा दी गई थी। इन्होंने कहा कि सबसे पहले की अभी बात है कि इन्होंने कहा कि तेरे घर को ना श्राप लगेगा, तुम्हारे फैमिली को श्राप लगेगा, किसका, देवी देवताओं का, कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे, इस ट्रेडिशन को, जो भी ये सेरेमनी है इसको पूरा नहीं कर रहे, इसलिए तुम्हें पाप लगेगा। तो जो रत्नम था उसने कहा कि हमें कैसे पाप लग सकता है, हम तो कभी मंदिरों में नहीं गए, तो हम ना कभी हमें मंदिरों में जाने की परमिशन है, तो हमें पाप कैसे लग सकता है, देवी देवता हमसे कैसे गुस्सा हो सकते हैं। तो काउंटर करने की कोशिश की। मतलब ये कि ये जो रत्नम था इसने इन लोगों का अच्छी तरह से सामना किया, ठीक है, डरा नहीं वो। और फिर वहाँ पर इसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, या इन लोगों के घर को आग लगा दी गई, ठीक है। तो ये बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को बचाते बचाते ये बाहर तो निकल आया। और इसने क्या किया, रत्नम ने ना एक केस फाइल कर दिया। आपको पता है ना कि ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब वो पढ़ा लिखा तो था ही वैसे भी, तो इसने क्या किया, एक लोकल पुलिस स्टेशन में एक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी के जो अत्याचार किए जाते हैं, ये 1989 में बना था। तो ये एक्ट था, ठीक है। कौन सा एक्ट था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में बना था। तो इसने इस तहत एक मुकदमा यहाँ पर जो था FIR दर्ज करवा दी। तो जो दलित फैमिली थी, ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि उस टाइम पर भी ना जो और दलित फैमिलीज थी वो इसका साथ नहीं देने आई, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये केस गया, ठीक है। केस ना ये मीडिया में चला गया। अब मीडिया में तो आपको पता ही है कि मीडिया में अगर कोई बात चली जाए तो उस बात पर बड़ा ही ध्यान दिया जाता है। तो इनके गांव में लोगों ने आना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि मजबूरी में आकर वो जो हायर कास्ट के जो लोग थे, पावरफुल कास्ट के लोग थे, उनको ये जो ट्रेडिशन था, जो ये सेरेमनी थी, वो तो बंद करनी पड़ी। बट मजबूरी में इन दोनों को, ठीक है, रत्नम और इसकी माँ को दूसरे शहर में आना पड़ा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर समाज में भले ही गलत बातों को एक्सेप्ट कर लिया हो, आप वहाँ पर नहीं रह सकते अगर वहाँ पर लोगों ने ही आपको ठुकरा दिया हो, भले ही वो चीज़ आप सही क्यों ना हो, ठीक है, कानून के अनुसार। तो ये अब हम इसके बारे में देखते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो रत्नम ने कानून की मदद ली। तो आप हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था, हमने यही तो देखा था कि इसमें जो लोग थे, आदिवासी थे या फिर कोई भी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, इन्होंने कैसे, जो मार्जिनलाइज्ड पर्सन है, इन्होंने कैसे सामना किया, ठीक है, डील कैसे किया ऐसे ऐसे सिचुएशनों से। तो अभी हम और भी देखेंगे। तो हम अब रत्नम की बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कानून की मदद ली, कंप्लेंट दायर कर दी, ठीक है। तो इसके कारण इनको ये बंद करना पड़ा। ये जो कानून था ये 1989 में बना था, ठीक है। जब दलित लोग थे, इन्होंने डिमांड की थी सरकारों से कि हमें ये कानून आपको देना चाहिए। तो 1970 या 80s की बात है। उस टाइम पर ना ऐसे जो दंगे वगैरह हुआ करते थे हायर कास्ट या लोअर कास्ट के बीच में, वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो यहाँ पर अक्सर ये देखा जाता था कि ये जो हायर कास्ट के लोग थे वो दबाया करते थे इन दलित लोगों को, तो उनके साथ ही बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार करते थे। तो वो लोग भी इससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। तो उन्होंने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल लिया और सरकार को ये दिखाने लग गए कि हाँ देखिए ये कितना ज़्यादा हमारे साथ वायलेंस किया जा रहा है, जिसके कारण आपको अब कानून तो बनाना पड़ेगा हमारे हक के लिए। तो तब फिर ये जो कानून था ये पास किया गया था। और इसमें भी बहुत सारे ग्राउंड्स रखे गए थे कि कोई भी अगर आपके साथ ऐसा करता है, कि इसमें बहुत सारे ग्राउंड बनाए गए कि आपको आपके घरों में या फिर महिलाओं के साथ कोई भी अत्याचार किया जाता है, या फिर आपको और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको अभी हम देखेंगे उसको भी, कि ग्राउंड्स रखे गए थे कि उनके आधार पर उन लोगों को क्या कर दिया जाएगा, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक बात कही गई थी कि जो एग्जाम्पल थी कौन कौन से वो ग्राउंड थे, कि यहाँ पर जिन मेंबर के साथ जो भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स होंगे उनको ऐसी चीज़ें आप खिलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो कि हार्मफुल हो। उनको कपड़े उतरवाएंगे आप उनसे, ठीक है, तो ये भी बहुत ही गलत माना जाएगा। तो ऐसे ऐसे इन्होंने ग्राउंड रखे थे। सो एक्शन दैट डिस्पोजेज दलित्स एंड आदिवासीज ऑफ देयर मेजर रिसोर्सेज फोर्स दैम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर, की अगर कोई उनसे जबरन काम करवाएगा तो फिर भी उनको ये उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा सकती है, ठीक है। आप उनकी जो ज़मीनें हैं उन पर नहीं कब्जा कर सकते। और वहाँ पर असॉल्ट और यूजेस फोर्स एनी वुमेन, की जो वहाँ पर महिलाएं हैं उनके साथ आप कोई भी अत्याचार नहीं कर सकते। तो ये सारे जो ग्राउंड्स बनाए गए थे जिनके आधार पर ये कहा गया कि अगर आप इनमें से किसी भी
कानून का, ठीक है, कोई भी यहाँ पर बात का उल्लंघन किया जा रहा है तो 1989 के तहत, ठीक है, जो प्रिवेंशन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट्स अगेंस्ट, ठीक है, ये जो थे ST SC, इनके खिलाफ अगर कोई भी ऐसा बात होती है तो उनके खिलाफ क्या किया जाएगा, केस किया जाएगा। सर द स्कोर्ज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो आपको पता ही है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो बहुत ही गलत चीज़ है, तो इसके खिलाफ भी बहुत सारे कानून बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो 26 लाख अभी भी हम देखते हैं कि जो टॉयलेट्स हैं इनकी सफाई किनके द्वारा की जाती है, इन्हीं लोगों के द्वारा अपने हाथों से की जाती है, और ये इनको जो सैलरी दी जाती है वो भी कोई ज़्यादा नहीं दी जाती, ठीक है। सरकारी जो अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं उनको तो सिर्फ 200 रुपये पर डे ही दिए जाते हैं, और जिनको प्राइवेट पे रखा जाता है उनको इससे भी कम दिए जाते हैं। तो 1993 में तो ये केस हुआ था, तो यहाँ पर ये जो सुप्रीम कोर्ट थी इन्होंने ये कहा था कि अब से ये जो प्रक्रिया है इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो 2003 में कर्मचारी आंदोलन भी चलाया गया था, और भी यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी इनके साथ आई थी, और इन्होंने कहा था कि आप भी ऐसा काम नहीं करवा सकते, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको आप अपने हाथों से नहीं किसी कर्मचारी से उठवा सकते। तो एक PIL दायर की गई थी, ठीक है, एक PIL दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि 1993 के बाद, ठीक है, और अब तक कितने सारे लोगों के पास अभी भी ये जो काउंटिंग है, ठीक है, जो नंबर है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का, क्योंकि 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था कि आप ऐसा काम नहीं करवा सकते, बट फिर भी जब ये PIL दायर की गई थी 2003 में, तब भी ये देखा गया था कि जो इनकी गिनती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर धीरे धीरे इसको एक और एक्ट बनाया गया था 6 दिसंबर 2013 में, जिसको ये कहा गया कि हाँ भी इसको ख़त्म कर दिया जाए, जो ये एक्शन किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आदिवासी डिमांड एंड 1989 एक्ट की, आदिवासी की जो मांग थी एंड 1989 के एक्ट के बारे में अब हम उसको देखते हैं। तो आदिवासी ने कहा कि आप भी हमारे साथ ऐसे ही हमारी ज़मीनों को कब्जा कर ले रहे हो, हमारे संविधान में भी बहुत कुछ बातें जो लिखी होनी चाहिए वो लिखी नहीं हुई हैं, तो हमारे जो अधिकार हैं उनका जो अच्छी तरह से पालन किया नहीं जा रहा। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविस्ट भी आए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इन जंगलों की, ठीक है, इतनी ज़्यादा देखभाल करते हैं, और आप हमसे ही हमारी ज़मीनें हैं, जंगल हैं, वो छीन कर लेकर जा रहे हो, तो आपको कुछ करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्टिविस्ट भी मिलेंगे। तो ये आदिवासी की जो मांग थी 1989 में, और एक CK जानू थी, ठीक है, आप ये क्वेश्चन वैसे आया भी हुआ है, ये आदिवासी एक्टिविस्ट थी, ठीक है, CK जानू एक आदिवासी एक्टिविस्ट थी। उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था कि ये जो सरकारें होती हैं ना, जो राज्य सरकारें होती हैं, कई बार ये भी खुद शामिल होती हैं आदिवासियों को दूर करने के लिए, कि आदिवासियों को एक जगह से दूसरी जगह ढकेलने के लिए ये खुद भी जिम्मेवार होती हैं, और इनको ही चाहिए कि ये सारी जो यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर जो नॉन ट्राइबल एनक्रोचेस इन द फॉर्म ऑफ टिम्बर मर्चेंट, की यहाँ पर जो दूसरे लोग आते हैं, ठीक है, कि जो वहाँ पर सौदागर बनकर आते हैं, जो यहाँ पर पेपर मिल का कह देते हैं कि हमने पेपर मिल खोलनी है, यहाँ पर हमें ज़मीन चाहिए, हम यहाँ पर फैक्ट्रीज खोलेंगे, इतना सारा काम करना है हमें, ठीक है। तो ये जो CK जानू है, तो ये मेनली यही बात कह रहे हैं कि अगर आप इन लोगों से ज़मीनें छीन कर उन लोगों की फैक्ट्रीज पर आप इतना पैसा लगा सकते हैं, तो क्या इन लोगों के रहने के लिए आप बंदोबस्त नहीं कर सकते थोड़े और पैसे लगाकर। तो ये भी एक सार्काज़म है सरकार पर कि आप इतना गलत क्यों कर रहे हैं, आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की सहमति के बिना तो ऐसा हो नहीं सकता कि बहुत सारे लोगों की सरकार के नाक के नीचे ही इनकी ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, इनकी ज़मीनों को ले लिया जा रहा है। तो ये भी सरकार को देखने के वाली बात है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो केंद्र सरकार है, उसने शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर एक एक्ट है कि 2006 का जो एक्ट है इसको पास किया था। इसमें ये कहा गया था कि ये जो आदिवासी लोग हैं इनको अधिकार है, ठीक है, कि ये इन जंगलों के और बायोडाइवर्सिटी की जो रक्षा करते हैं, तो इसलिए इनकी जो ज़मीनें हैं इनको इनसे अलग ना किया जाए, इनसे ना छीना जाए, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है। कंक्लूजन में क्या देखते हैं हम कि ये जो कितनी सारी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं हमारी सरकार ने, ठीक है, समानता के लिए, डिग्निटी के लिए, ठीक है, तो ये इन सभी बातों का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि इनका सख्ती से पालन ना करवाया जाए। जैसा कि आपको पता है हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, कि लोकतांत्रिक सरकार है, तो सरकार को सभी की बातें सुननी चाहिए और यहाँ पर बहुत सारे कदम उठाने चाहिए जिनसे इन लोगों का शोषण ना हो सके। अगर सरकारें ऐसा नहीं करेंगी तो लोग संघर्ष करने आते रहेंगे, ठीक है। और अभी हमने ऊपर इतना देखा कि लोगों ने कितना प्रदर्शन किया, हमने जो प्रीवियस चैप्टर थे, तो जब तक आप प्रदर्शन नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा ऐसा, कि जैसे कि रोज़ा पार्क्स थी, नेल्सन मंडेला थे, और भी बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे
तो जब तक वो लोग विरोध नहीं करते हैं तब तक हमें संघर्ष जो होता है हमारा कामयाब नहीं होता। तो कभी ना कभी किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ता है। तो कंक्लूजन में यही बात आती है कि अगर आप सरकारें ये काम को नहीं पूरा करेंगी तो फिर लोगों का जो गुस्सा है वो संघर्ष में तब्दील हो जाएगा और सरकारों को ये बातें मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि सरकार पहले से ही जो ह्यूमैनिटी है उसका ध्यान रखें, जो ह्यूमन राइट्स है उसको उल्लंघन ना होने दे, जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन ना हो। तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।